सर शबनम, मेरे को आंसर ए मिला। अब क्या करोगे? ए का चटनी बना लो। क्यों सर? क्योंकि ए जो मिला है। वो सॉरी 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 सॉरी, मैंने ए का वैल्यू दिया, बी का पूछा है ना सर। एट एट। तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है शबनम। मेरा वीडियो नहीं। हम्म, अब आ रहा है। 783 कैसे हुआ, समझाओ जरा। सर डिविजिबिलिटी चेक किया मैंने। हम्म, सर वहां पे एट डालने से भी आंसर आएगा। यही लॉजिक है तुम्हारा। एक डालने से कुछ भी डाल दोगे। नहीं सर, अगर मैं वहां पे एट डालूंगी हम्म, तो मेरा नीचे में 723 हो जाएगा। तो अगर मेरा नीचे 723 हो जाएगा तो 723 इज डिविजिबल बाई 3। 7। ठीक है, अब देखते हैं। 6 + 7 13 होता है, यहाँ पे 1 कैरी चला गया। 1 कैरी जाने का मतलब क्या हो गया कि अब मेरे पास 3 + 1 मतलब 4 + b जो है, दैट इज गिविंग मी समथिंग लाइक ए, जो भी है। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो, यहाँ पे 1 + 5 अगर 7 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कैरी था। यहाँ पे कुछ कैरी होगा तभी तो एक कैरी इधर आगे की तरफ गया है ना। मतलब 4 + b इज समथिंग लाइक 1a। ऐसा कुछ है कि 4 + b करने से क्या हो रहा है, ये 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ हाँ। कि ये 1a है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी हो रहा है। 1 + 5 6 होता है। अगर ये 7 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं कोई एक कैरी लेके गया हूँ। कैरी मैं तभी लेके जा सकता हूँ जब यहाँ पे 3 + 1 4, यहाँ पर 4 + b इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 1a। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये नंबर जो है पूरा ये डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि a जो है वो या तो 2 हो, मतलब 7 + 2 + 3 करूंगा तो भी 12 आएगा, तो ये डिविजिबल होगा मतलब 3 से। तो यहाँ A2 हो सकता है। अगर A2 है उस केस में ये 12 हो गया, ये नंबर 4 + b 12 हो गया और b 8 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ A2 हो सकता है। अगर मैं a को 5 रख लूंगा तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास आएगा 7 + 5 + 3, ये नंबर हो जाएगा 15। लेकिन अगर यहाँ पे ये 15 हो जाता है, 4 + b 15 हो जाता है, उस केस में b को 11 होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप सिंगल डिजिट ही यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट मीन्स एक ही पॉसिबल वैल्यू है b की, दैट इज 8। और वो तब आता है जब a की वैल्यू क्या है, 3, मतलब a की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, वो पूछ रहे हैं b की वैल्यू, आपको चेक करते रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, 8। अगर वो a की वैल्यू पूछते तो वो होता 2। तो ध्यान ये रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, नहीं तो जो गलती शबनम कर रही थी वो गलती सब कर सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। हाँ। आगे चलते हैं बालक। 60 हो गया, 55 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन नहीं है। 55 देखिएगा। 55 तो नहीं आ रहा है सर। अच्छे से कीजिए एकदम। आपने क्लास का वीडियो नहीं देखा है बेटा। क्लास 2 में हमने पूरा एवरेज किया है, बस सुबह से शाम दिन रात। उस दिन हमने 8 या 10 घंटे सिर्फ एवरेज पढ़ा था। चलो चलो। हाँ सर, क्लास तो देखा नहीं कल। कल मेरा थोड़ा दूसरा क्लास था सर, इसलिए कौन सा? थोड़ा देखा नहीं था। कितना क्लास करता है तो सुबह से शाम दिन रात? नहीं सर, करंट अफेयर्स सब देखा था। और परसों रात को थोड़ा सोई नहीं थी, इसलिए कर क्या दिन में चक्कर भी है, सो तुम गई रात सर। में सोते नहीं हो? चलो 55 करो। अच्छे से देखिए, एवरेज है ये, एवरेज। क्लास 2 था हमारा अभी। क्लास 2 जो है आज, पुष्पांजलि आप क्लास 2 का वीडियो अच्छे से हाँ। देख लीजिएगा। उस पूरे वीडियो में सिर्फ एवरेज किया है हमने। हाँ ठीक है सर। शबनम आ गया तुम्हारा आंसर? सर जल्दी मैं करो, क्वेश्चन ही पढ़ रही थी। जल्दी करो। फिफ्टी 60। मैं सॉल्व करूं क्या?
4 लोगों की फैमिली है, फादर, मदर, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 और चाइल्ड 1, चाइल्ड 2. फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents. ठीक है. हाँ सर. Average of the weights of children and their mother is 50 kg. मतलब मान लो पुष्पांजलि, हाँ सर. मान लो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तीनों का एवरेज वेट 40 kg है, तो टोटल कितना वेट होगा तीनों का मिला के? 40 होने से अगर तुम्हारे पापा का, तुम्हारी मम्मी का मैं बोलूं एवरेज वेट जो है वो 40 kg है, 120. 120 होगा ना. तो अब तो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, हाँ. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg. मतलब चिल्ड्रन 1 और चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस मदर, इनका जो टोटल वेट होगा वो होगा 50 इंटू 3, 150 kg. ये होगा ना, चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस मदर 150. उसके बाद वो कह रहे हैं कि एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg. मतलब चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस फादर, their total weight will be 52 into 3, 156 kg. ठीक है. Yes, sir. अब हाँ. फादर का वेट दे रखा है 60 kg. तो अगर मैं फादर का वेट यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, यहाँ देखो लिखा है ना, वेट ऑफ द फादर इज 60 kg. इफ आई सब्सटीट्यूट द वेट ऑफ फादर हियर, देन आई एम गेटिंग C1 plus C2 is equal to 156 minus 60, that is 96. C1 plus C2 is 96. चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 जो है, इनका जो टोटल वेट है वो है 96 kg. अब चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 96 आ गया. अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन में, जो मदर वाला इक्वेशन था, वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 प्लस मदर, दैट इज इक्वल टू 150. तो मदर कितनी, क्या वेट है मदर का? 54 kg. तो मम्मी आई डोंट थिंक ज्यादा मोटी है ये, वेट 54 इज फाइन. आ रहा है समझ में? सर अभी मेरा 54 हो गया सर. तुम्हारा 54 हो गया? हाँ सर. और अभी तुम्हारा ये हाइट कितना है? 5.2. ठीक है, 54. और शबनम शबनम तो 80 kg का है. Sir, मैं 50 हूँ. ठीक है, ये आ गया ना समझ में बालक? आगे चलें? हाँ सर. हाँ सर. चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है. आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी भूल भी जाएंगे. और सर आज सिर्फ यही करेंगे क्या सर, मैथ्स? सीसैट का क्लास है बेटा, क्या करना चाहते हो तुम? और हाँ वो सर, मैंने सोचा इसका मतलब है पढ़ाएंगे. हिस्ट्री. इसका सीधा सीधा बोलो पुष्पांजलि. सर हम हिस्ट्री नहीं करवाओगे? कर लेंगे. चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फिर हिस्ट्री करते हैं. ठीक है सर. सिलचर में ये कंडीशन है कि यहाँ पे सब बंगाली लोग रहते हैं, और यहाँ पे ये लोग सब रात के 9 बजे चाय पीने निकलते हैं. मेरा जो 9 बजे? हाँ, मेरा जो बॉस है वो मेरे को, इसीलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ रात में, तो हमेशा चाय पीने चलते हैं. मैं बोलता हूँ सर मेरा अब सोने का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, मैं सोऊंगा. बोलता नहीं चलो चाय पीते हैं, चाय पीते हैं. रोज चाय पिला देता है मेरे को नींद नहीं आता है. यहाँ पे अजीब है, लोग 12 बजे यहाँ मतलब 10:30 11 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे, और कहते हैं सारे बंगाली लोग ऐसे ही खाते हैं. ये कोई तरीका है? 11 बजे कोई खाना खाता है और 12:30 बजे सोते हैं? सर 11 से 12 बजे. हाँ सर और ऐसे ही खाते हैं. तुम भी तो बंगाली हो ना पुष्पांजलि? नहीं सर मैं मणिपुरी हूँ, पर हाँ. वहाँ पर रहते रहते मुझे पता है.
मतलब वो लोग बंगाली लोग ऐसे ही करते हैं, रात के 12 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। मैं प्रेमतला में रहता हूँ, प्रेमतला हरिसभा मंदिर के पास, तूने हाँ सुना है प्रेमतला? हाँ हाँ हाँ, कैसे पता? पता है सर, मैं आऊंगी सर। सर मैं पूरा सिलचर जानती हूँ, अरे तुम बहुत, बॉर्न एंड वही है। अब सॉल्व भी कर लो। 16 शबनम कल तक करोगे या आज हो जाएगा? 15 है सर शायद। देखो 12 किलोमीटर, देखो पुष्पांजलि ने आंसर भी दे दिया। सर 12 किलोमीटर का आपका 80% पहले वो निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा? हाँ देख, टोटल रेस का 80% उन्होंने कवर किया और उन्होंने कवर किया 12 किलोमीटर्स। तो हम ये कह सकते हैं 80% ऑफ टोटल रेस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ये है ना कि एक बंदे ने 12 किलोमीटर मार्क कवर किया और उस देखा गया कि उसने 80% ही कवर किया। 80% का मतलब होता है मैथ्स में डिवाइड बाय 100, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 कर दो। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो इनटू कर दो, और टोटल रेस है हाँ TR 12। इसको काटो कूटोगे तो आंसर आ जाएगा 3, और TR आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। वेरी गुड पुष्पांजलि। और तुमसे क्यों नहीं हो रहा था शबनम? चलो आगे चलते हैं, अब हिस्ट्री पढ़ते हैं। सर आ गया। आ गया ना? चलिए अब आते हैं हिस्ट्री पे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बातें की थी कुछ, आज हमें थोड़ा वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा था कि तीन, हाँ एक क्वेश्चन है सर। पूछे ना। सर वो फ्यूडलिज्म क्या है सर? फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म का डिफरेंस सर? फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म को कंपेयर नहीं करते हैं। हाँ फ्यूडलिज्म एक मीडिएवल कल्चर है, फ्यूडलिज्म कॉन्सेप्ट, और कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। फ्यूडलिज्म क्या है? एक मीडिएवल कॉन्सेप्ट है। मीडिएवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है अभी बताएंगे, भी डिस्कस करेंगे इसको। और कैपिटलिज्म क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ ठीक है? सर, सर थोड़ा कल पढ़ा था पर सही नहीं लगा मुझे, हाँ इसलिए सर आपको हाँ, पूछा। सुनो 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 बता। सर हाँ सर फ्यूडलिज्म वो जो जमींदार होते थे जो जमीन देते थे ना, किसको देते थे जमीन? फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड्स देखिए होता क्या था कि जिनके पास, हाँ ये सब बोलिए बोलिए। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था कि किंग थोड़े स्ट्रांग होते थे। किंग स्ट्रांग होते थे। जब किंग स्ट्रांग हाँ होता है तो एक टाइप की लीडरशिप डेवलप होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज लीडरशिप। सेंट्रलाइज लीडरशिप में मतलब क्या होता है, जैसे अशोका किंग है, अकबर किंग है, तो उनके टाइम पे क्या है कि किंगडम जो है उनके हाथों में है। वट एवर दे डिसाइड वैसे ही किंगडम चलेगा। तो इस केस में जब हम्म। बहुत स्ट्रांग होता है तो जो उसके सिपाही होंगे या जिससे वो मतलब नहीं होता है रेवेन्यू कलेक्ट करवाएगा, वो लोग वीक होते हैं, वो लोग अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब किंग थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है तो बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं, ये लोग जो हैं, हम्म ये लोग थोड़े स्ट्रांग होने लगते हैं। ये लोग क्या करेंगे, या तो अपना इंडिपेंडेंस बोल देंगे कि हम अब राजा से मुक्त हो गए, ये हमारा खुद का किंगडम है। या अगर वो राजा से मुक्त नहीं भी होंगे तो वो खुद से अपनी आर्मी एक छोटी सी बना लेंगे, आर्मी अपने पास रखेंगे, और जो नीचे किसान विसान होंगे, पीजेंट वीजेंट, उससे बोलेंगे कि तुम हमें जो रेवेन्यू है वो हमें दो, वो हम राजा को देंगे। एक पर्टिकुलर पोर्शन वो खुद के लिए रख लेंगे। राजा को वो ये बोलेंगे कि हम सर आपको हम सारा पैसा देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हम एक आर्मी मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, इसीलिए ये पैसा हम अपने पास रख रहे हैं। आपको जब भी जरूरत होगी आप ये आर्मी हमसे मांग सकते हो, वो आपके लिए आके लड़ेगा। अब राजा क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम ये पैसे मेरे को दे दो, तुम नहीं रख सकते हो, मैं तुमको कुछ पैसा दे दूंगा। क्योंकि किंग वीक हो गया है इसीलिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ गए हैं जिनको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है? ओह, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होता है फ्यूडलिज्म का, कि जब किंग वीक हो जाएगा, बीच में जो इंटरमीडियरी वैसल्स डेवलप हो गए हैं, उसके कारण एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो जो सर तुम्हारा, इसको अगर हम आंसर में लिखें तो, इसको, अगर हम इसे आंसर में लिखें हाँ तो तो वही किस आपको, प्रकार लिखेंगे? हाँ आपको ऐसा लिखना होगा कि देयर इज अ सिनेरियो व्हेन द किंग इज स्ट्रांग, इन दैट सिनेरियो यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। In these kind of scenarios, the intermediaries are almost absent. King is the leader and the subjects are directly under his or her control. But when king become weak, then the intermediaries means zamindars, vassals, all these guys, they become strong. They start having their own army. They start demanding their own revenue, which leads to development of a phenomena known as feudalism.
ठीक है, इस केस में क्या हो गया, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स हु आर एक्टिंग इन बिटवीन किंग एंड द पीजेंट्स। ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, दे आर डिमांडिंग सम रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, दे आर मेंटेनिंग देयर ओन स्टैंडिंग आर्मी। तो इसके कारण क्या हो गया है, किंग वीक हो गया है। तो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब किंग वीक होता है। इसमें दो तरह के फ्यूडलिज्म होते हैं, एक होता है यूरोपियन फ्यूडलिज्म और एक होता है इंडियन फ्यूडलिज्म। ठीक है, यूरोपियन फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म। अब फंडा ये है कि यूरोपियन फ्यूडलिज्म जो था, दैट वाज अ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच रहा था। यूरोपियन फ्यूडलिज्म फॉलोड अ बॉटम अप अप्रोच। ये तब आप और पढ़िएगा जब आप मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वैसे आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, तो आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है। यूरोपियन फ्यूडलिज्म इज अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब इट फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। मीनिंग क्या होता है अभी देखेंगे। और जो इंडियन फ्यूडलिज्म देखा गया, इंडिया में उतना अच्छे से फ्यूडलिज्म डेवलप नहीं था। इट वॉज अ टॉप डाउन अप्रोच। यूरोप में ये बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट था, टॉप डाउन अप्रोच। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच, व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच। अभी हमने देखा किंग है, फिर उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो बहुत हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, किंग की ज्यादा बातें नहीं सुन रहे हैं। और उसके नीचे पीजेंट्स हैं या सर्फ्स हैं। सर्फ्स मतलब कभी कभी क्या होता था ना, ये फ्यूडल लॉर्ड्स उनको जमीन देंगे पीजेंट्स को या सर्फ्स को, और उसी जमीन पे इनको काम करना है, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ रेवेन्यू देना है। अगर वो उतना काम नहीं करेंगे, इनको ये हटा देंगे और इनको कहीं भी भेज देंगे, लैंडलेस बना देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट था। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, किंग है, फ्यूडल लॉर्ड है, पीजेंट्स और सर्फ्स हैं। इंडिया में जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में ज्यादा तगड़ा रिलेशनशिप था। फ्यूडल लॉर्ड्स का उतना ज्यादा कंट्रोल पीजेंट वीजेंट पे नहीं था। किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में ज्यादा बातें होती थी, मतलब किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में हमें ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिला है। पीजेंट्स फिर भी एक तरह से इंटायरली अनअफेक्टेड रहे हैं, वो ज्यादा उनको टेंशन नहीं हुआ है। किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जैसे राजपूत वाले जो हैं, राजपूत तुम पढ़ते होगे, हाँ राजपूत पीरियड, उसमें कहा जाता हाँ है कि राजपूत लोग हारे इसीलिए मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम रूलर्स से, बिकॉज जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन मान लो कभी फ्यूडल लॉर्ड मर गए, मतलब होता है ना लड़ाई के दौरान जो फ्यूडल लॉर्ड की आर्मी है उसमें फ्यूडल लॉर्ड मर गया, हाँ तो उसकी आर्मी भाग जाती थी, बिकॉज दे वर मोर लॉयल टू द फ्यूडल लॉर्ड देन टू द किंग। ऑब्वियसली अगर फ्यूडल लॉर्ड मेंटेन कर रहा है अपनी आर्मी, तो वो आर्मी तो फ्यूडल लॉर्ड से ज्यादा लॉयल होगी ना एज कम्पेयर टू द किंग। तो अगर फ्यूडल लॉर्ड मर गया तो आर्मी भाग जाती थी, आर्मी भाग गई तो किंग हार जाता था। तो अब ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो ना, ज्यादा प्रोमिनेंट है किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में इंडिया में। लेकिन यूरोप में ज्यादा प्रोमिनेंट रिलेशनशिप था फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ्स के बीच में, कि वहां पे जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन ज्यादा खराब थी, उनसे ज्यादा काम करवाए जाते थे, और इसीलिए वहां पे एक डार्क पीरियड आया था यूरोप में, जिसके बाद एक पीरियड आया था रेनेसां का, रेनेसां। तो ये सारा हाँ concept है। रेनेसां मतलब इनलाइटनमेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट है रेनेसां इनलाइटनमेंट की, अब अच्छा पीरियड आ रहा है। तो ये है फ्यूडलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्यूडलिज्म? हाँ सर। वेरी गुड। सर रेनेसा में तो कल्चर एंड रिलीजियस एफेक्ट वो दोनों ही मतलब चेंज हो गया था हाँ, रेनेसा ना मतलब, सर। हाँ रेनेसा इनलाइटनमेंट ये पीरियड बोलते हैं कि अब हम लोग, जो यूरोप है वो डार्क एज से बाहर आ रहा है, वो फ्यूडलिज्म से बाहर आ रहा है, और अब नए नए सोच आ रहे हैं, नए नए थिंकिंग अवेयरनेस आ रहा है। अवेयरनेस को करना, अवेयर किया सर लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ ये कुछ गलत जिस। हाँ हाँ है, राइट। सर। सर वो तो टोटली आपका रिलीजन के ऊपर, वो तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का है ना। वो तो एक कॉन्सेप्ट, रेनेसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इनलाइटनमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, रिलीजन एक कंपोनेंट है। बहुत सारा चेंजेस हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो भी एक रिपरकशंस है रेनेसा और इनलाइटनमेंट का। तो रिलीजन एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इन दोनों चीजों के। ठीक है ना। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड, तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है फ्यूडलिज्म। कैपिटलिज्म इज अ न्यू फिनोमेना, फ्यूडलिज्म काफी पुराना फिनोमेना था, ये फ्री ट्रेड पे काम करता है। फ्री ट्रेड मतलब कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर, मतलब वो कंट्रोल नहीं करे मार्केट को। मार्केट शुड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब होता है कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर गुड है, उसकी अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा। कोई अगर एक पर्टिकुलर गुड है, उसकी डिमांड कम है, उसकी प्राइस घट जाएगी। तो ये डिमांड सप्लाई होता है, एंड कैपिटलिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसको बोलते हैं लाइसेस फेयर। लाइसेस फेयर एक कॉन्सेप्ट था जो एडम स्मिथ ने दिया था अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में। बताया था ना तुमको शबनम, यस सर। और तुम भूल गए उसको, नाश्ता में खा गया तुम उसको। वेल्थ ऑफ नेशन 1776। ठीक है बालक, चलो आगे चलें अब। हाँ सर। अब आते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट था
कहाँ कहाँ से क्या क्या हो जाता है मेरे लैपटॉप में? तुम लोग को दिख रहा है कुछ? हाँ सर दिख रहा है। Vedic period, IVC, Count Line, Indus Valley. नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अभी क्या क्लिक किया और क्या हो गया। कुछ 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 मैं क्लिक करता रहता हूँ। छोड़ो, सर आपका क्लास कितने बजे है? मेरा क्लास अभी थोड़ी देर बाद है। हाँ, हम बात कर रहे थे ना कुछ। हम किसकी बात कर रहे थे? एक सेकंड रुकना यार। हाँ, चलिए, ये हो गया आईवीसी डिक्लाइन कैसे हुआ। हमने देखा कि आईवीसी के 3 फेजेस थे, है ना? कौन कौन से 3 फेजेस थे? ओ, मिल गया मेरे को। आईवीसी के कौन कौन से 3 फेजेस थे? सर सर फिर क्या पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है जी। हड़प्पन सिविलाइजेशन। अरे वो स्टोन एज हड़प्पा। था। स्टोन एज, वो बहुत पुराना जमाना था। उस टाइम Yes, sir. आईवीसी में क्या 3 पार्ट था? अर्ली आईवीसी, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, वैदिक पीरियड। हाँ, लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज में क्या हुआ था? वो 1900 से 1300 बीसी के बीच में था, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ? बहुत लोग कहते हैं कि ये जो आर्यन लोग आए 1500 अराउंड, या उससे पहले या बाद में, जब भी ये लोग आए, इन्होंने, ये बेचारे हड़प्पन लोग जो यहाँ रहते थे, ये बड़े पीस लविंग लोग थे। और ये सब जो लोग थे, लड़ाकू लोग थे। हमारे घर में भी होता है कि कुछ लोग पीस लविंग होते हैं, कुछ लड़ाकू लोग होते हैं। तो ये लड़ाकू लोग आ गए आर्यन वाले, और क्या किया इन्होंने? हड़प्पन लोगों को भगा दिया, मार दिया। तो ये एक थ्योरी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बोलते हैं कि इसके कारण खत्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन मैक्स म्यूलर, जिसके बारे में आप बार बार सुनिएगा, जो एक जर्मन स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जो अर्ली वैदिक लोग हैं, वो आप देख रहे हो 1500 बीसी में आए हैं। और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेजर साइट जो थे हड़प्पा के, वो 1900 बीसी के अराउंड डिक्लाइन होने लगे थे। तो ऑलमोस्ट 400 साल का डिफरेंस है, 400 ईयर्स का डिफरेंस है आर्यन के आने में और हड़प्पा के डिक्लाइन होने में। 400 साल का टाइम लैग है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आर्यन लोग आए और इसके कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन का, वो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? सर क्लाइमेटिक चेंजेस। ओह माय गॉड, क्लाइमेटिक चेंजेस का क्या मतलब होता है? सपोजिंग अगर कहीं पे बहुत सारा मतलब somebody is adapted to polar region, तो वहां में अगर गर्मी से मेल्ट होने लग जाए तो फिर उनका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा सर। गर्मी क्या लग जाए? गर्मी लग जाएगा तो मर जाएगा वो? नहीं नहीं सर, उन हैबिटेट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल वो जो ग्रेट ग्रेट एलिफेंट्स होते थे, ग्रेट ग्रेट एलिफेंट्स? वो लोग, वो जो ह्यूज एलिफेंट्स थे ना सर, कहाँ पे थे ह्यूज एलिफेंट्स? पहले पहले मिलते थे ना पहले। फिर जैसे जैसे गर्मी गर्मी आने लग गई, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन की वजह से दे एक्सटिंक्टेड। ओके, वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक इज डायनासोर। हाँ, ग्रेट एलिफेंट, बड़े एलिफेंट्स, वेरी गुड। कितने समझदार, बहुत समझदार है ये शबनम। क्या बोलते हो तुम पुष्पांजलि? हाँ सर। बहुत समझदार, ओह माय गॉड। चलो आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का ये मतलब है कि यहाँ सर जो, ये सार्केस्टिक था। नहीं, सीरियस था, बिल्कुल सीरियस। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। अब यहीं इसी एरिया में तुमको यहाँ पे दिखेगा थार डेजर्ट। इसी एरिया के कुछ पोर्शन में हाँ एक डेजर्ट दिखता है, थार डेजर्ट। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि थार डेजर्ट 5000 साल पहले था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तभी यहाँ पे थार डेजर्ट ना के बराबर था, या हो सकता है ना हो। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे इतना ब्रिक्स ब्रिक्स बनाया, जैसे आपने इनका घर वर देखा था, बहुत ही स्टैंडर्डाइज रूफ्स थे। ऐसा घर बनाएंगे, इतना ज्यादा अगर ब्रिक्स यूज करेंगे, आप ये याद रखना, आपके गाँव में या कहीं पे भी अगर वो ब्रिक्स बना रहे होते हैं तो वो एरिया काफी हॉट हो जाता है। तुम देखना, देखा है कभी वो ब्रिक्स की भट्टी वट्टी देखी होगी कि वहां पे लोग हाँ ब्रिक्स, हाँ। वो एरिया बहुत ही गर्म होता है। तो कहा यह जाता है कि इन लोगों ने इतना ज्यादा एग्रीकल्चर किया, इतना ज्यादा ब्रिक्स ब्रिक्स बनाए, धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा एरिया एरिड और सेमी एरिड हो गया, और ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। क्योंकि अगर एरिड और सेमी एरिड हो जाएगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं रहेगा। अगर एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली फिर खाएंगे क्या? अगर कुछ खाने के लिए नहीं होगा तो फिर ये लोग अर्बन सिविलाइजेशन से रूरल सिविलाइजेशन हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एक थ्योरी दी गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो कल्चर आया उसको बोलते हैं वैदिक पीरियड वाला कल्चर। तो ये जो वैदिक पीरियड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक तो पीरियड जो, तो हाँ, सर
क्वेश्चन है सर। सर अभी इतना कंक्रीटाइजेशन में जैसे इतना डिपेंड क्यों है सर? उन लोग को पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जैसे ये डिजर्ट जो है ये ना के बराबर था, अभी कंक्रीटाइजेशन के लिए वजह से इतना ज्यादा हो गया, तो अभी उस पे डिपेंड फुल्ली डिपेंड क्यों है सर? इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे होता है ना सर, उसके कारण तो अभी हमको पता है अगर इसका इफेक्ट ये है तो हम क्यों कर रहे हो सर? हम नहीं सीखते बालक, हम बदमाश लोग हैं, हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। हम लोग को जो मन में आता है हम करते हैं। इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि हम हर कोई बंदा अपने लिए बेस्ट देखता है, बंदा या बंदी। आपको मैं अभी सर बोल, सिर्फ प्रॉफिट देख हाँ के हाँ, पर आपको इसे तो हम सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं ना। से बहुत कुछ कह सकते हैं इसको हम। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि आपको अगर मैं अभी कह दूं कि आप घर छोड़ दो अपना और रूफ वाले, मतलब होता है ना वो झोपड़पट्टी में रहने लगो, या मेरे को आप कह दो कि छोड़ दो घर, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, इतने ब्रिक्स ब्रिक्स हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, एक अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है। अर्बन हीट आइलैंड मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सिटीज हैं, दिल्ली वैली, ये तप रहे हैं। तप रहे हैं का मतलब अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ ऑल टाइम बारिश होती रहती है, वहां पे 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है, एक कंफर्ट पसंद है। आप मान लीजिए पहले एसी रेफ्रिजरेटर्स लोग यूज कर रहे थे, जिसमें वो एक कूलेंट यूज करते थे, जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये होता है ना, सब कोई एक आदी हो गया है कुछ चीजों का, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। नजर आ रही शबनम, कहाँ भाग गए तुम? सर यही है। ठीक है, चलो अब आते हैं वैदिक पीरियड पे। समझ में आ रहा है तुमको? कहाँ गए पुष्पांजलि? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब वैदिक पीरियड पे आते हैं। अरे क्या बात है, सो के उठ गए तुम? अभी भी लग रहा है कि सोए हुए हो। ठीक है, ठीक है, आंख तुम्हारा देखो कैसा फुला हुआ है, सोया करो बेटा। अब वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड का दो पार्ट है, एक है 1500 से 1000 BC, 1100 BC नहीं है, 1000 BC, ये है अर्ली वैदिक पीरियड। और इसके बाद जो नेक्स्ट है 1000 BC से 600 BC, वो है लेटर वैदिक पीरियड। दोनों में अंतर क्या होता है समझते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब शुरू शुरू में नए नए ये लोग वैदिक लोग, आर्यन लोग आए हैं इंडिया में। जब ये नए आए थे वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से, तो पहले जिस एरिया में सेटल कर रहे थे उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु एरिया। सप्त सिंधु, एक बताया था ना आप लोगों को सप्त सिंधु का क्या मतलब होता है? 7। हाँ सर हाँ, 7। 7 रिवर्स, एक इंदस, 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती रिवर। अब इस एरिया में जब ये लोग सेटल कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये लोग जनरली यहाँ पे खेती वेती होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन इनका ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक पीरियड में, ये था पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म का क्या मतलब होता है कि ये लोग कैटल्स वैटल्स के लिए वॉर लड़ते थे। अभी क्या होता है, अभी जनरली जब वॉर्स होते हैं तो वो लैंड के लिए होता है। उस टाइम जब ये लोग वॉर्स लड़ते थे, लड़ाइयां करते थे, ये कैटल्स के लिए करते थे। दे वर फाइटिंग ओवर कैटल्स, कि किसको किसका कैटल मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी, और खेती वेती थोड़ा कम होता था। ये जो एरिया है उतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा, धीरे धीरे करके ये गैंगेटिक प्लेन में शिफ्ट करेंगे। जो गैंगेटिक प्लेन है, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल का जो कुछ पोर्शन है, ये इंडिया का ही मोस्ट फर्टाइल सॉइल नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल मिलता है यहाँ पे। ये जो एरिया आप देखते हैं यूपी बिहार और कुछ पोर्शन ऑफ बंगाल, इट हैज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा है। तो शुरू में लोग यहाँ रह रहे थे, अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल्स के लिए वॉर कर रहे थे। यहाँ पे वुमेन की जो कंडीशन थी वो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक थी। वुमेन की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक थी। मैं इसको ना आपको डिटेल में बताऊंगा आज। हम लोग, अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कल हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा हिस्ट्री कर लेंगे, ये पीरियड खत्म कर लेंगे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। और कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कि अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन कैसी थी, कास्ट सिस्टम का क्या सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था या नहीं था, वेदास क्या होता है, वेदास के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद, ये क्या होता है, क्वेश्चंस क्या पूछता है यूपीएससी इसमें, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। मॉड्यूल एक बार देख लेना, लेकिन जब तक मैं मॉड्यूल समझाऊंगा नहीं तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो एक बार हम कल पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर सी सैट पे जाएंगे। ठीक है ठीक है सर। बालक, तो कल मिलते हैं। ठीक है ओके सर। सर। ओके बालक, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय 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 सर। बाय बाय। बाय पुष्पांजलि। बाय।